बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स या फिर पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 2012 जो कि अबाउट सर्विसेज है, उसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे डेफिनेशंस के हवाले से। सबसे पहले आज की जो हमारे सेशन की पहली डेफिनेशन है वो है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा जी, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से जब बात हम करते हैं, होप सो के पॉइंटर ऑन कर लेते हैं हम। चलें यहाँ से, अब आपको विजिबिलिटी शायद हो जाएगी कि पॉइंटर कहाँ पे है। अच्छा जी, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक तो बैंकिंग का बिज़नेस लास्ट डेफिनेशन में भी हमने कवर किया था। बैंकिंग का बिज़नेस ये होता है कि जिनके पास इजाफी पैसे होते हैं उनसे बैंक ले लेता है और जिनको चाहिए होते हैं उनको दे देता है, और दोनों तरफ से यानी कि जो पैसा जमा करवाने वाला है उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है और जो पैसा लेके जाता है उसको चार्ज कर दिया जाता है। यानी पैसे का रेंट, जो पैसे इस्तेमाल करता है उसके बदले में वो रेंट पे करता है उस पैसे को इस्तेमाल करने के हवाले से। उसके पास जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट कर लेता है। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा देखा जाए कि अगर ये बिज़नेस नहीं है, एक इंडिविजुअल या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो ये काम नहीं कर रहा कि लोगों से पैसे ले ले जिनके पास इजाफी हैं और जिनको ज़रूरत है उनको देने के अलावा कोई कंसल्टेंसी या फाइनेंस के रिलेवेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस के रिलेवेंट तो वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शन होती है या बैंक नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उससे हट के कोई वो काम कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो शामिल है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस सर्विसेज कि आपने कहाँ पे फाइनेंस, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, कौन सी कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लीजिंग की सर्विसेज देते हैं। जैसे आप जाके इंस्टॉलमेंट पे लीज़ पे कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो भी सर्विसेज में शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा कोई घर बनाना चाहता है उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए, इस तरह की सर्विसेज, या फिर कोई जॉइंट कैपिटल या फिर वेंचर कैपिटल सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई लेके चलना चाहता है, 2-4 लोग मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं कैपिटल को शेयर करके। इसके अलावा आपके पास बिल्स हैं या कोई आपके पास सिक्योरिटी है वो आप सेल करना चाहते हैं, इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहा है जिसको डिस्काउंटिंग सर्विसेज कहते हैं, जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से आपने सर्विसेज देखी होंगी। यानी कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 मंथ लेटर हो रहा है, लेकिन आपको फ़ौरन से पैसे चाहिए तो आप बिल ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेते हैं। इसके अलावा आपकी बिज़नेस के जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सर्विसेज हैं, यानी कि आपको कौन सा एसेट अभी रखना चाहिए, कौन सा सेल आउट कर देना चाहिए, और उसको अगर रिप्लेस करते हैं तो वो कौन सा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा एसेट है जो आपको रिप्लेस करते हुए अगर फाइनेंस की ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि आपको लीज पे भी साथ में दे देते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज एनी अदर, जो 8वें नंबर पे एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस विच द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। ये तो सर्विसेज जिनको हमने कवर कर लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है, लीजिंग की है, हाउस के रेलेवेंट सर्विसेज हैं या वेंचर कैपिटल के रेलेवेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है, कोई उसमें चेंज करना चाहे और उसको जो डिक्लेयर करना चाहे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से, तो वो भी उसको डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद है ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पे जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के जो अथॉरिटी है, यानी कि टैक्सेशन अथॉरिटी, उसमें कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा तो उसको कहेंगे ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। ओपन मार्केट प्राइस से मुराद क्या होता है? जब आप मार्केट में जाते हैं, एक चीज़ आप लेना चाहते हैं, कोई शेयर ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, तो आप उसकी प्राइस पूछते हैं, तो जो ओपन मार्केट में सेल प्राइस होगी उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट प्राइस। इसके बाद 29 नंबर पे जो डेफिनेशन है उससे मुराद है पर्सन से मुराद क्या हम लेते हैं? सिर्फ शख्स नहीं, ऐसा नहीं। उससे मुराद होगा एक इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, आप हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा एक और इसमें एडिशन की गई AA, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन से भी मुराद पर्सन है। इसके अलावा एक कंपनी भी पर्सन कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी पर्सन कहेंगे, या फिर लोकल अथॉरिटी है या लोकल गवर्नमेंट है उसको भी आप पर्सन कहेंगे। F नंबर पे है अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पोलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंडिविजुअल के तौर पे या एक पर्सन के नाम पे आइडेंटिफाई की जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन, द यूज़ ऑफ वर्ड ही इन द एक्ट शैल बी टेकन टू रेफर टू एनी और ऑल मैंशनड फ्राम ए टू एफ एज रिक्वायर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजन। जो प्रोविज़न की हम बात करते हैं, जो भी कहीं इस एक्ट में ही इस्तेमाल किया गया होगा, तो ए से लेके एफ तक जितनी भी हैं, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एओपी हो सकती है, फर्म हो सकती है, सॉरी फर्म नहीं है, इसमें कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, इससे मुराद कोई भी हो सकती है। ही का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल हो, इससे जितनी हमने ये पर्सन में शामिल की हैं वो सारी होंगी। अच्छा, इसके बाद अगली डेफिनेशन है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप बिज़नेस कंडक्ट करते हैं, या जहाँ पे आपका ऑफिस हो, या जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन को देखें, पॉइंट ए में कहता है बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस से मुराद है ऑन्स, जहाँ पे आपका बिजनेस हो खुद इटसेल्फ, या फिर रेंट्स, जहाँ पे आपने रेंट पे लिया हो, शेयर्स और इन एनी अदर मैनर, शेयर्स बेसिस पे, यानी कि कोई और भी साथ में इस्तेमाल कर रहा है, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर बेसिस पे है। एनी अदर मैनर एक्यूपाइज अ स्पेस, जहाँ पे आपने कोई जगह को घेरा हुआ है, वो कहलाएगी। इन द पंजाब फ्राम वेयर ही कैरीज, क्या ही से मुराद यहाँ पे वही है, एक पर्सन भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, कंपनी भी, फॉरेन गवर्नमेंट भी, वो कोई भी होगा। और ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट है या सर्विस है जो आप कैरी आउट कर रहे हैं और जिससे आप बेनिफिट ले रहे हैं। वेदर होली और पार्टली, यानी कि वो कंप्लीट जगह भी हो सकती है या पार्शियल भी हो सकती है। पॉइंट बी है कैरीज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होली और पार्शली आइदर थ्रू एनी अदर पर्सन सच एज एन एजेंट, वो खुद आपका सेटअप नहीं है, आपका कोई एजेंट बैठा है, एसोसिएशन बैठी है, या आपने कोई फ्रेंचाइज ओपन करवाई है, ब्रांच है, या कोई आपका ऑफिस है जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से फ़र्ज़ किया डिवीजन वाइज अपने ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो वो ऑफिस भी इसमें शामिल होगा। और अदरवाइज इन दी पंजाब और थ्रू वर्चुअल प्रेजेंस और अ वेबसाइट और अ वेब पोर्टल और थ्रू एनी अदर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, यहाँ पे ई कॉमर्स में जो वेबसाइट वगैरह वो भी इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस शामिल होगी। बट वट एवर नेम कॉल्ड और ट्रीटेड, उसको नाम कोई भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 31 नंबर पे डेफिनेशन है प्रीस्क्राइब। जो इस एक्ट में कोई चीज़ वाजे की गई है रूल्स के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक जो कानून में शामिल की गई, तो उससे मुराद होगा प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो रूल से वाजे की गई होगी, प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। 32 नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी भी इंडिविजुअल को, कंपनी को आप रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है, उसका होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन्स अ नंबर एलोकेटेड टू आ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कोई भी कंपनी है, वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या एक जो आपकी फॉरेन गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो जो भी रजिस्टर्ड होगा एज ए पर्सन या एज ए कंपनी या एज ए फॉरेन गवर्नमेंट, तो उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएंगे। मीन्स अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड और इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, बट the person liable to be registered and has not registered shall not be entitled to any benefit available to a registered person under any of the provisions of this act or rule। यानी कि जो रजिस्टर्ड हो चुका है, जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर लाइबिलिटी तो पे होगी, लेकिन वो बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और जो है वो माइन्यूट सी बारीक सी बात है कि एक पर्सन है, उसने रजिस्टर्ड कर लिया, वो बेनिफिट क्लेम कर सकता है। एक पर्सन है, वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था, जो उसका क्राइटेरिया था उसके मुताबिक उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करता, तो इस हवाले से वो जो लाइबिलिटी होगी वो पे करेगा, वो उसके ऊपर सरचार्ज हो सकता है, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज हो सकती है, लेकिन वो बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकेगा। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन रिटर्न। रिटर्न से मुराद है कि आपने एक पीरियड में जितना भी आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से आपने समरी गवर्नमेंट जब डिमांड करेगी तो आपने रिटर्न जमा करवानी होगी, आपने उसकी डिटेल्स शेयर करनी होगी, इसको कहते हैं रिटर्न। रेजिडेंट से मुराद होता है वो जो बंदा रहायशी हो या रहायश पजीर हो, तो यहाँ से चूँकि पंजाब के रूल्स को हम टैक्स के हवाले से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से मुराद पंजाब होगा। एन इंडिविजुअल हु इन अ फाइनेंशियल ईयर हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस होल और पार्ट देयर ऑफ इन द पंजाब इन एनी मोड स्टाइल और मैनर। दूसरे नंबर पे इसकी डेफिनेशन है हिज परमानेंट एड्रेस एज लिस्टेड इन द इंडिविजुअल्स नेशनल
आइडेंटिटी कार्ड इन दी पंजाब, यानी कि उस इंडिविजुअल अगर वो बिज़नेस कैरी कर रहा है और उसका CNIC पंजाब का है तो वो भी उसमें फाल करेगा, वो भी रेजिडेंट होगा, या उसका कोई सेटअप जो है या प्लेस ऑफ बिजनेस वो भी पंजाब के जुरिस्डिक्शन में है, भले उसका CNIC किसी और सूबे का है तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। तीसरे नंबर पे डेफिनेशन है अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन हिज बिहाफ इन द पंजाब। पंजाब में फंस के कोई कंपनी थी, रजिस्टर्ड थी क्वेटा में या फॉरेन गवर्नमेंट में, लेकिन उसका सेटअप बना हुआ है पंजाब में, या उसका एक कोई एजेंट बैठा हुआ है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो जो रेप है वो पंजाब में है, तो वो रेजिडेंट कहलाएंगे। इसके बाद अगली एक और भी है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ कंपनी विच इन फाइनेंशियल ईयर हैज़। अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कोई कंपनी है तो उससे मुराद क्या होगा, रेजिडेंट। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब, अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है। AOP और कंपनी, ये उस हवाले से बात हो रही है। इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस होल और पार्ट देयर ऑफ इन दी पंजाब इन एनी मोड और स्टाइल मैनर, उसका कोई सेटअप है, बिजनेस है, वो पंजाब में है। अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन बिहाफ इट्स बिहाफ और टू प्रोवाइड सर्विस ऑन इट्स बिहाफ इन दी पंजाब, यानी कि वो या तो उसका अपना सेटअप है या उसका परमानेंट कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है पंजाब में, तो भी वो कंपनी, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट कहलाएगी। द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सिचुएटेड इन द पंजाब एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका किसी वक्त में हेड ऑफिस या जो जहाँ से वो बिजनेस के जो कंट्रोल है या जो उसके अफेयर्स हैं मैनेज किए जा रहे थे पंजाब से, तो भी वो रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी कहलाएगी। रूल्स है इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए जो वजाहत दी गई होगी रूल्स के हवाले से, उससे मुराद वो है 37 नंबर पे स्केड्यूल है। इस एक्ट के जो स्केड्यूल हैं जो आगे फर्दर डिटेल जो वजाहत करते हूँ इससे मुराद है। 38 नंबर पे है सर्विस और सर्विसेज, यानी कि एक इंडिविजुअल सर्विस भी हो सकती है या एक सीरीज़ ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है। तो इससे क्या मुराद होगा, मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ विच इज़ नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो ना तो गुड्स है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। एंड शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द सर्विसेज लिस्टेड इन दी फर्स्ट कैजुअल, जो फर्स्ट कैजुअल में चीज़ें दी गई हैं वो इसमें शामिल होंगी। एक्सप्लेनेशन इससे मुराद है अ सर्विस शैल रिमेन एंड कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज सर्विस रिगार्डलेस वेदर और नॉट रनिंग देयर ऑफ इन्वॉल्व एनी यूज सप्लाई और कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स आइदर एज इसेंशियल और एज एन इंसिडेंटल एस्पेक्ट ऑफ सच रेंटरिंग, यानी कि कोई भी आप गुड्स के अलावा काम कर रहे हैं जो ज़रूरी हो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, तो उसको हम सर्विस या सर्विसेज की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे। अच्छा, इसके बाद 39 नंबर पे है शॉर्ट पेड। शॉर्ट पेड से मुराद है कि आपकी लाइबिलिटी लेट्स सपोज बनती थी 20,000, आपने 10,000 पे किया, तो आपने जो कम पे किया है तो वो आपका शॉर्ट पेड है, यानी कि 10,000 आपने लाइबिलिटी जो बनती थी कम पे किया वो आपकी शॉर्ट पेड लाइबिलिटी है। मीन्स where a registered person pays an amount of tax less than the tax due owing to the miscalculation or incorrect assessment of the tax amount due for a tax period, जो आपकी ड्यू बनता था पीरियड में, तो आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए थी नहीं की, वो जो आपका शॉर्ट आपने पे किया है वो शॉर्ट पेड अमाउंट कहलाएगी। 10 नंबर पे सिमिलर सर्विस कि जो आप सर्विस देते हैं उसकी नेम और बदर या उसके क्लोजली मैच करती हुई सिमिलर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या सर्विस के नाम से आप जो काम कर रहे हैं वो सर्विस तो एक्चुअली वो नहीं है जो यहाँ पे इस एक्ट के मुताबिक है, लेकिन उसके साथ क्लोजली रिजेंबल करती है, वो इसमें फॉल करेगी। मीन एनी अदर सर्विस विच इज़ द सेम एज और क्लोजली रिजेंबल्स विद दी अदर सर्विसेज इन करेक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शनैलिटी, मटेरियल्स और रेपुटेशन। इसके बाद है स्पेशल जज। कोई भी जज जो इस एक्ट के मामलात को निपटाने के लिए अपॉइंट किया गया हो उसको कहेंगे स्पेशल जज। मींस आ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 42। इसके बाद है 41A एडिशन हुई है स्टैंडर्ड रेट। कोई भी किसी चीज़ का जो यानी कि टैक्स के हवाले से है, मींस 16%, तो ये चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट है। इसके बाद 42 नंबर पे है टैक्स। टैक्स से मुराद क्या है, मींस एंड इंक्लूड्स द टैक्स इटसेल्फ होगा, सर्विस पे जो चार्ज किया जाएगा। एडिशनल टैक्स भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिवाइड अंडर द एक्ट, यानी कि जो आपको पे करनी चाहिए थी लाइबिलिटी नहीं पे की, उसके बदले में आपको डिफ़ॉल्ट होने की वजह से सरचार्ज पे किया गया, वो भी टैक्स ही कहलाएगा। अ फाइन, पेनल्टी और फी इम्पोज्ड और चार्ज अंडर द एक्ट, जो इस एक्ट के मुताबिक कोई पेनल्टी है, फ़ाइन है, वो भी टैक्स की मद में ही काउंट होगा। इसके अलावा सी नंबर पे एनी अदर सम पेएबल और रिकवरेबल अंडर द एक्ट और रूल। इस एक्ट या इसके रूल्स के मुताबिक कोई भी फ़ाइन या जुर्माना या किसी तरह से भी
जो आपके ऊपर आयद किया जाएगा उसको टैक्स ही कहलाया जाएगा। टैक्स पेयर क्या है? जिस पे टैक्स आयद किया जाएगा वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, वो फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, वो फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, वो फॉरेन किसी नेचर से भी जो पे करने वाला टैक्स होगा उसको टैक्स पेयर कहेंगे। मीन्स एनी पर्सन हु इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। इसके बाद फर्दर है हमारी टैक्स फ्रॉड। जो टैक्स आपकी लायबिलिटी बनती थी लेकिन आपने उसको किसी तरह से भी कैलकुलेशन में पे करने के हवाले से या फिर आपने फेक डॉक्यूमेंट किए, तो टैक्स को आप लायबिलिटी को कम करने के लिए जो भी काम करेंगे वो टैक्स फ्रॉड की मानी में आएगा। टैक्स फ्रॉड से मुराद है नोइंगली, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली एंड विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़, यानी जानबूझकर आपको बेईमानी करते हुए, फ्रॉड करते हुए आपने ये काम किया। डूइंग ऑफ एनी एक्ट और काजिंग टू डू एनी एक्ट, ऐसा कोई भी काम आप करते हैं जिससे ओमिटिंग टू टेक एनी एक्शन और काजिंग टू दी ओमिशन, यानी कि आप टैक्स को ओमिट करते हैं या कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे ओमिशन आ जाती है टैक्स की लायबिलिटी, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ टैक्सेबल सर्विस। या तो आप ऐसा काम करते हैं या ऐसा काम करना चाहिए था, आप नहीं करते जिससे आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती थी, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर सी पे है फाल्सिफाइंग और काजिंग फाल्सिफिकेशन ऑफ टैक्स इनवॉइसेस और अदर टैक्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। किसी इनवॉइस में रद्द-बदल करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार करते हैं जो गलत होता है या फॉल्स गलत करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर डी पे है एक्टिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ द ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अंडर द एक्ट और रूल्स और इंस्ट्रक्शन इशूड देयर अंडर। कोई भी ऐसी ड्यूटी जो आपको ऑब्लिगेशन बनती थी लेकिन आपने उसके कंट्रावेंशन की है, आपने जानबूझ के उसको अवॉइड किया है विद द इंटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सप्रेसिंग द टैक्स लायबिलिटी। जो आपका मकसद था कि आपका इरादा भी था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, और अंडर पेइंग द और नॉट पेइंग द टैक्स लायबिलिटी। या तो आपकी 10,000 बनती थी लायबिलिटी, आपने 5,000 पे करने के लिए ये सारा काम किया, या फिर आप टैक्स टोटली अवॉइड कर देते हैं, पे करते ही नहीं। ये सारा इस मद में जो आप रूल्स को जानबूझकर, सबसे बड़ी जो बात है नोइंगली, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली जानबूझकर ये सारा काम करते हैं और आपको पता होता है कानून ये कहता है और आप उसके अगेंस्ट जाते हैं। इसके बाद टैक्स पीरियड, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये चेंज तो हो सकता है। नॉर्मली जो टैक्स पीरियड है वो गज़ट में पब्लिश किया जाता है, 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड एज अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। और कैटेगरी वाइज भी इसमें स्पेसिफिक टाइम चेंज हो सकता है, यानी कि डेट टू डेट हो सकता है, लेकिन होता नॉर्मली टैक्स पीरियड 1 महीने का ही है जो सर्विसेज पे टैक्स आयद किया जाता है। इसके अलावा टैक्सेबल सर्विस है, ऐसी कोई भी सर्विस जिस पे टैक्स पे करना पड़ता है तो उसको टैक्सेबल सर्विस कहेंगे। 46 नंबर पे है वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। जो आप टैक्सेबल सर्विस रेंडर करते हैं उसकी टोटल मालियत कितनी बनती थी, कितनी वैल्यू बनती थी जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, इस हवाले से। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ, क्विज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, what is the identification of a non-banking financial institution according to the provided excerpt? A company licensed by the federal government for investment service only, a company licensed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for specified financial services. C, any financial institution operating without a government license. D, any company providing banking services without proper authorization. Right option is B, a company licensed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for specified financial services. Question number 2, what does the term place of business refer to in the context of the expert? Any physical location in Punjab where economic activity is conducted, only a space owned by a person in Punjab for economic activity, any virtual presence or website through which economic activity is considered in Punjab, conducted in the Punjab. Option D, all of the above. Right option is all of the above. Question number 3, according to the
एक्सर्प्ट यानी कि जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल जजमेंट, डिफाइंड बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट, suggested but not mandatory, left to interpretation by the federal government. Right option is B, defined by the rules made under the act. Question number 4, who is considered a taxpayer as per the provided definitions? Any individual conducting economic activity in Punjab, any registered company in the Punjab, C, any person providing taxable services for consideration in the course of economic activity. Option D, any government entity collecting taxes in Punjab. Right option is C, any person providing taxable services for consideration in the course of economic activity. Question number 5, what is the meaning of tax fraud in the context of the excerpt? Legitimate tax evasion strategies, unintentional errors in tax filings, knowingly, dishonestly or fraudulently understating or suppressing tax liability. D option है failure to pay taxes due to financial hardship. Right option is C, knowingly, dishonestly or fraudulently understating or suppressing tax liability. Question number 6, what does resident refer to according to the excerpt? Any individual living in Punjab, any company registered in Punjab, any individual or entity conducting business in Punjab, all of the above. Right option is B, all of the above. Question number 7, what is the significance of the term open market price? It refers to the price set by the government for certain goods and services. Option B, it denotes the prevailing price of goods and services in the market. Option C, it is the price determined by the highest bidder in an auction. Option D, it signifies the price at which goods and services are sold exclusively to registered persons. Right option is B, it denotes the prevailing price of goods and services in the market. Question number 8, what is meant by tax period in the excerpt? The duration for which taxes are levied, a period of 1 month or as specified by the authority for tax related activities. C, the time frame within which taxpayers must file their tax returns, all of the above. Right option is B, a tax period of 1 month as specified by the authority for tax related activities. Question number 9, according to the excerpt, who is considered an officer of the authority? Any government official overseeing the tax collection, any officer appointed by the federal government, any officer of the relevant tax authority, all of the above. Right option is C, any officer of the relevant authority. Question number 10, what is the significance of the standard rate mentioned in the excerpt? It denotes the rate of interest for financial transactions. It signifies the standard tax rate applicable to all taxable services. It is the benchmark rate for valuing taxable goods and services. D, it represents the average market price for goods and services. Right option is B, it signifies the standard tax rate applicable to all taxable services. So ये था आज का हमारा सेशन। आप हमारे कंप्लीट हार्वर्ड एकेडमी के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे एंड पे मेंशन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो। अल्लाह हाफिज़।